दूसरा एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 49 संस्थानों को मिली जगह। चीन की शिंगुआ विश्वविद्यालय ने हासिल किया शीर्ष स्थान। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में गरमाई राजनीति। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात। कर्नाटक में सियासी संघर्ष बरकरार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा भाजपा पर निशाना। आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान से सभी सीटें जीतने का किया दावा। सीपी जोशी बने राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर। निर्विरोध हुआ निर्वाचन। कहा सदन की गरिमा को बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता। इस वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन की इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 49 संस्थानों को जगह मिली है। इन 49 में से 25 संस्थान शीर्ष 200 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। लंदन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार 2019 की सूची में सबसे अधिक जगह पाने वाला देश चीन रहा, जिसकी शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो वहीं सूची के शीर्ष 5 में से 4 संस्थान चीन के ही हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा पर डेटा एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और उस पर विशेषज्ञता हासिल करने वाला एक वैश्विक संगठन है जो हर साल अलग अलग स्तरों पर शिक्षा जगत से जुड़ी कई रैंकिंग जारी करता है। इस सूची में भारत के भारतीय विज्ञान संस्थान ने 14वां स्थान हासिल किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 27वें नंबर पर रहा है। हालांकि दोनों इस साल एक स्थान पीछे खिसक गए, जिसका मुख्य कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। कर्नाटक में सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। कल 2 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार से अपना समर्थन लेने के बाद घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 6 नाराज विधायक कल इस्तीफा दे सकते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक 18 जनवरी को बेंगलुरु में बुलाई गई है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में भाजपा के विधायक जिस होटल में ठहरे हैं वहां प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन और भाजपा ने एक दूसरे पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य के मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है। सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त के किसी अभियान से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वह निश्चिंत हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने 3 सहयोगियों के साथ दिल्ली कांग्रेस की कमान संभाल ली है। जिस मंच से उन्होंने अपनी नई पारी की शुरुआत की, उसके नीचे जगदीश टाइटलर भी देखे गए। शीला के कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर की उपस्थिति ने सियासी बवाल मचा दिया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शीला दीक्षित ने टाइटलर को मंच पर जगह दी थी, लेकिन अजय मकान ने उन्हें नीचे उतार दिया। भाजपा हमेशा से ही सिख विरोधी दंगों में संदिग्ध भूमिका के लिए टाइटलर को घेरती रहती है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो उनके परिवार ने पहले किया, राहुल ठीक वही परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। ये साफ दिखता है कि उन्हें सिखों के भावनाओं की कोई इज्जत नहीं है। वहीं शीला दीक्षित के अध्यक्ष बनने के कार्यक्रम में पहुंचे टाइटलर से जब सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार की सजा के बारे में पूछा गया तो वह अपना नाम आने पर भड़क गए। टाइटलर ने कहा कि एक आदमी क्या कह सकता है जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए सीटों का बंटवारा कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि रिश्ते अहम हैं। मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि हमारी बातचीत सकारात्मक रही। कैराना उपचुनाव में हमने साथ मिलकर काम किया था, जिसे जनता ने पसंद किया। गौरतलब है कि सपा बसपा गठबंधन से पहले माना जा रहा था कि अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रालोद गठबंधन में 5-6 सीटें अपने लिए मांग रही थी। इसके बावजूद जब मायावती और अखिलेश ने गठबंधन का ऐलान किया था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए 2 सीटें छोड़ने के बाद 38 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा सपा बसपा ने की।
सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से जीत का दावा किया है। गहलोत ने राजस्थान से सभी 25 सीटें पार्टी के खाते में जाने का भी दावा किया। राजस्थान विधानसभा पहुंचे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत बेहद आक्रामक नजर आए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सरकार आम जनता की सेवा के लिए तत्पर है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जनता की सुध नहीं ली थी, इसी का खामियाजा उसे चुकाना पड़ा। विधायक दल की बैठक तो नहीं परंपरा रही, हमेशा ही होती है। इस पे भी हम बैठ के तय करेंगे कि राज्यपाल का अभिभाषण जो हो रहा है उसके अंदर वो लोग सब लोग मिलकर भाग लें और राजस्थान की जो समस्याएं हैं, पिछली सरकार की कमियां हैं, वो दूर कैसे करें। गुड गवर्नेंस देने के लिए ज़रूरी है कि पुरानी सरकारों की कमियों के अनुभवों को हम लोग ध्यान रख करके फिर आगे बढ़ें, जिससे कि हमसे वो गलती नहीं हो। हमारी पार्टी, हमारे मंत्री मुझसे खुद से या विधायकों से वो गलतियां नहीं हो जो पिछली गवर्नमेंट ने करी है। ये हमारी सोच का अंग है। उसी सोच के साथ में हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको। नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर शहरी प्रोजेक्ट को इन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4-4.5 साल तक। उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बंद कर दिया, कमज़ोर कर दिया, उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छे काम के चल रहे होंगे उन और ज़्यादा तेज गति से चलाने का प्रयास करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके सवर्णों को आरक्षण के बिल पर अब सभी की निगाहें विधानसभा सत्र पर टिक गई हैं। इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले हमारी सरकार की जो सोच थी, मुझे खुशी है कि जिस काम की हमने शुरुआत की थी आखिर में उस पर पार पड़ ही गई। गहलोत ने कहा कि 20 साल पहले मैं देश का पहला सीएम था जिसने इस पर 14% का प्रस्ताव पास करके आगे भेजा था। राजस्थान सरकार 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने ये प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट के अंदर। हमने और तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को हमने पत्र लिखा, बिना संविधान के संशोधन के राज्यों की असेंबली में एक्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है उसको देख करके हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले जो सपना मैंने देखा था उसमें 14% का था, 10% लेके आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने भी साथ दिया, सब पार्टियों ने साथ दिया है और आज देश में माहौल बन चुका है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले। ये मेरा मानना है। इसलिए 20 साल पहले हमारी जो सोच थी, हमारी सरकार की, हम सब की, हमारे कैबिनेट की, मुझे तो खुशी है कि जो काम हमने शुरुआत की थी आखिर में वो पार पड़ ही गया है। इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। उनके स्पीकर पद पर नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम विधानसभा के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। वहीं नई जिम्मेदारी संभालने के बाद सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की स्पीकर की गौरवशाली परंपरा रही है। वे इस पद की गरिमा का बखूबी निर्वहन कर सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। अध्यक्ष पद पर बैठकर अभी आपके सामने आया हूं। इस चीज़ को समझने के बाद इस बारे में कोई कमेंट करूंगा। आप सबका स्वागत। नई विधानसभा में आज अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से मुझे जो निर्वाचित किया उसके लिए मैं सभी दलों का और माननीय सदस्यों का मैंने बहुत आभार व्यक्त किया। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है। राजस्थान विधानसभा में स्टालवर्ड अध्यक्ष के पद पर उन्हें सुशोभित किया है और राजस्थान की परंपरा सारे देश में कोट की जाती है। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से उस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे हुए अध्यक्ष पद पर निष्पक्षता से निर्णय करके
सभी सदस्यों का विश्वास जीतने का मैं काम करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं वो नियम और हमारी परंपराओं को ध्यान में रखकर सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। और हम आने वाले समय में राजस्थान की जो हमारी नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, राजस्थान में जो डेमोग्राफी बदली है, उनकी जो एस्पिरेशन है, उनको समझकर इस तरह का निर्णय लेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि चुने हुए प्रतिनिधि हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं। और राजस्थान में हमने आज़ादी के बाद जितनी प्रगति की है उस प्रगति को और आगे बढ़ा सकें। मैं आशा करता हूँ पक्ष और विपक्ष मिलकर इस नई विधानसभा में राजस्थान की जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। और एक अध्यक्ष के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का मैं ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करूंगा। विधानसभा स्पीकर बनाए गए सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान विधानसभा में वे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जितना ज़्यादा सदन मिलेगा उतना जन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। चुनी हुई सरकार किसी भी पार्टी की हो, ये उसका उत्तरदायित्व होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उससे काम ले। और ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी जब ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा सदन चलेगा। और सदन ज़्यादा चलने के लिए सबकी भूमिका होती है। और भूमिका से कहने का मतलब यदि नियम और परंपराओं के अनुसार सदन में हम भाग लें, चाहे सदन की डिबेट में भाग लें, चाहे सदन के और दूसरे जो उचित माध्यम है उनसे जनता की समस्या को निराकरण करने के प्रश्न उठाएं, समय का पूरा सदुपयोग करें, तब मैं समझता हूं कि 60 डेज क्या और आवश्यक हो तो भी निर्णय कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि सदन में सभी सदस्य किस तरह का बिहेवियर करते हैं। सीपी जोशी के स्पीकर पद की नियुक्ति के बाद विधानसभा के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। विधायकों और सरकार में शामिल मंत्रियों का कहना था कि सीपी जोशी सदन में सभी के हितों की रक्षा करेंगे। सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्हें शुभकामनाएं देने का दौर चला। विधायक दल की बैठक आज बड़े खुशहाल वातावरण में संपन्न हुई। विशेषकर नए विधायकों को इस तरह का समझाइश की गई कि जो नियम और प्रक्रिया की जो विधानसभा की बुक है उसको पढ़ लें और उसी के अनुसार नियमों के अनुसार अपनी बात को विधानसभा में उठाएं। यही एक मुद्दा था। इस विषय पर ही बात विधायक दल की बैठक में हुई। निश्चित रूप से आज का दिन एक शुभ दिन है। उस दिन अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सर्वसम्मति से हुआ, इसकी प्रसन्नता है। और मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय के एक शिक्षक जो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहा, शिक्षक में के समुदाय के बीच में भी सक्रिय रहा, उसका राजनीतिक क्षेत्र में भी राज्य और केंद्रीय स्तर की राजनीति की, आज ऐसे एक गौरवमयी पद पर डॉक्टर सीपी जोशी का चयन होना एक प्रसन्नता का दिन है। नए अध्यक्ष निर्वाचित सर्वसम्मत हुए हैं। उनका ज्ञान है, अनुभव है, स्पष्टवादिता उनके चरित्र में है और लोकतंत्र में उनकी आस्थाएं और उनकी निष्ठाओं के साथ साथ उनका जो पुराना हमारा उनके साथ काम करने का अनुभव है, निश्चित तौर पर इस सदन के शानदार संसदीय इतिहास को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे। प्रोफेसर सीपी जोशी जी का अपना एक नाम है, बड़े विद्वान व्यक्ति है। और जब विद्वान व्यक्ति जो छात्र राजनीति से ऊपर उठकर आया हो, उदयपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ पॉलिटिक्स से सीपी जोशी जी ने शुरुआत की थी। आज वो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष बने। बड़े खुले स्वभाव के, निर्भीक और अपने मन की बात रखने वाले व्यक्ति के रूप में सीपी जोशी जी को जाना जाता है। मैं इतना कह सकता हूँ, सीपी जोशी जी का जो अपना इतिहास रहा है, अपनी बात खुलकर करना, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर करना, राजधर्म को निभाना, निश्चित रूप से सीपी जोशी जी एक बड़ा इतिहास बनाएंगे। और लोकतांत्रिक परंपराएं जो कमज़ोर पड़ गई है राजस्थान की विधानसभा की, जिस तरह से भेदभाव करते रहे अध्यक्ष, जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की बात हुई है, वो वैसी बात आपको अब नज़र नहीं आएगी। कांग्रेस लोकतंत्र में भरोसा रखती है। राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र के दूसरे दिन विधायक हनुमान बेनीवाल के निशाने पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल रहे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक हनुमान बेनीवाल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को लेकर तीखा हमला बोल दिया। बेनीवाल ने कहा कि पिछले विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे सदन में गुंडा तक कह डाला और पूर्व सरकार बदलने के बाद भी गलत तरीके से विधायकों को आवासों का आवंटन तक कर डाला।
बेनीवाल ने इस दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से पिछले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए आवासों के आवंटन और अन्य निर्णयों की जांच कराने की भी मांग कर डाली। इस दौरान कांग्रेस विधायक और सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खड़े होकर हनुमान बेनीवाल की बात का समर्थन किया। आज सबसे पहले तो सदन के अंदर डॉक्टर सीपी जोशी जी जो सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने उनको बधाई दी। साथ ही साथ हमने सीपी जोशी जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि हम जो पिछली बार विपक्ष के अंदर थे तो अध्यक्ष किस तरह कठपुतली की भांति, सत्ता पक्षी कठपुतली की भांति काम करते थे, विधायकों को गुंडा। और जब 12 तारीख को विधानसभा भंग हो गई, नए सदस्य चुन के आ गए, उसके बावजूद उन्होंने 100 से ज़्यादा बंगले अलॉट कर दिए, गवर्नर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, कर्मचारियों की भर्ती कर दी, चुनाव आचार संहिता के अंदर भी प्रमोशन कर दिए और भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताएं पूर्व अध्यक्ष ने की। तो हमने कहा साहब इस तरह आप उस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे और विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा की जो गरिमा है उसे पुनः स्थापित करेगा, एक नया संदेश इस प्रदेश और देश के अंदर देंगे और विपक्ष का छोटी पार्टियों का संगठन करेंगे आप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।